सभी को राधे राधे। चलिए आज हम 16 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके पहले रोजमर्रा की जो चीजें हैं मोटिवेशन लेना वो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। कोई भी चीज है तो कोई जरूरी नहीं है, कोई सीमा है। ठीक है, जमीनी स्तर पे मत रखो, छोटे छोटे सपने मत रखो। किसी चीज की कोई सीमा नहीं होती जहां तक आप अपने मानसिक रूप से सोच लेते हैं। जैसे मानसिक रूप से आपने सोच लिया कि नहीं नहीं ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये मेरे बस की बात है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस टाइम जब आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो जब आप जमीन पे होते हैं, ठीक है, आपको पता ही नहीं होता कि हम उड़ भी सकते हैं। तो आप अपने सपनों को बड़ा कीजिए, आप सोचिए कि नहीं मैं कर पाऊंगा, दृढ़ संकल्प हो जाइए और एक बार सोचिए कि नहीं मैं ये कर लूंगा, तो आप देखिए आपके लिए आसमान है। ठीक है, वही बात है कि आप जिस चीज को बहुत बड़ी शिद्दत से पाना चाहते हैं, तो वो एक डायलॉग है ना शाहरुख खान का कि पूरी जन्नत या कायनात उसको मिलाने की साजिश करने लगती है। वही सही बात है बिल्कुल। अगर आप कोशिश करते रहेंगे और बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाएंगे, तो पूरी प्रकृति आपके लिए उसके लिए रास्ता खोलते जाएगी। ठीक है, तो जमीनी स्तर पर ना रहकर उड़िए और पूरी आसमान पे घूमते फिरिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 2023-24 सीरीज थर्ड के लिए अभिधान अवधि कब से कब तक निर्धारित है। इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगी, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है आपके पास 15 से 20 दिसंबर 2023, 16 से 21 दिसंबर 2023, 18 से 22 दिसंबर 2023, 20 से 24 दिसंबर 2023। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। पहले क्वेश्चन समझिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बॉन्ड सीरीज, ये एक गोल्ड खरीदने की एक सीरीज है, सरकार के द्वारा गोल्ड खरीदने की एक स्कीम है या परियोजना है, जो भी है, ठीक है, वो सरकार के द्वारा है। वो पूछी जा रही है 2023-24 में थर्ड के लिए, सीरीज थर्ड के लिए कितनी अवधि यानी कौन सा समय निर्धारित किया गया है, आप मुझे ये बताएंगे। चलिए आंसर आपके सामने है, इन चारों में से एक आंसर बताइए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जब तत्काल आप मुझे देखें तो आप कॉपी में आंसर पहले से लिख लिया करें, जिसको पता है। चलिए इसका जो आंसर है वो है 18 से 22 दिसंबर 2023। क्या है, 18 से 22 दिसंबर 2023। पहले आप समझ लीजिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो सीरीज है वो सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। हम क्या कहते हैं ना कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम सोने की बिस्किट बनवा ले। बोलते हैं ना, आप घरों में सुना होगा कि सोने की कोई चीज बनवा ले, आगे आके वो आप जैसे एफडी कराते हैं बैंकों पे, वो ना करा के सोना खरीद लेते हैं। और कभी आपातकाल स्थिति आ गई है, कुछ ऐसा हो गया, तो सोना आपके लिए कहीं ना कहीं आप उसको दे देंगे और आपके पास पैसे आ जाएगा। तो हम सोना क्यों खरीदते हैं कि हमारे लिए एक सुविधाजनक, आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, पैसे की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम गोल्ड खरीद लेते हैं आगे की सुविधा के लिए। तो सरकार ने एक स्कीम चलाई है, किसके द्वारा, क्या नाम है उसका, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज। इसका क्या काम है कि जो बाजार में जो कीमत चल रही है सोने की, जैसे मान लो कोई भी, मान लो 100 मान लो 100 चल रही है, तो सरकार क्या उसको 92 या 93 में ही आपको दे देगी। मतलब बाजार से कम कीमतों पर गोल्ड मुआवजा कराती है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। आप ये समझ लीजिए, अब उसकी डेट है, आप सब खरीद सकते हैं। ठीक है, आप सब खरीद सकते हैं, ये डेट है 18 से 22 दिसंबर 2023। ठीक है, पर गोल्ड जब आप खरीदेंगे, इसमें आपके हाथ में गोल्ड नहीं आएगा, आपके हाथ में आएगी एक रसीद। ठीक है, आपने सोना खरीद लिया, आपको गोल्ड नहीं मिलेगा, आपको रसीद मिल जाएगी। ये 8 साल तक चलने वाली प्रक्रिया है। 8 साल तक आप अगर ऐसा करते रहेंगे, आपके खाते में वो पैसा या गोल्ड जमा होता जाएगा जो बाजार की कीमतों पे मिल रहा है, और सरकार ने उसको कम कीमत में मुआवजा कराया है। तो आपको 8 साल तक वो रखे रहेंगे सरकार अपने पास, और जब आपत्तिकाल स्थिति होगी 8 साल बाद आप उसको निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फायदा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या है उसकी डेट, आप इस पे खरीद सकते हैं, जो भी है इसकी प्रक्रिया कुछ अलग होती है, आप देख लीजिएगा। तो इसकी डेट क्या है, 18 से 22 दिसंबर 2023। ठीक है, इसको आप याद रखें। और जो 2024 के लिए है, मतलब ये किसकी बात चल रही है, सीरीज थर्ड की बात चल रही है। ठीक है, और जो सीरीज फोर्थ है ना, सीरीज फोर्थ, उसकी डेट क्या है, उसकी डेट है 12 फरवरी
से 16 फरवरी 2024, ठीक है, 2024। ये 23 की बात चल रही है, ठीक है, जो अभी आने वाली है, आई गई, ठीक है, दिसंबर ही चल रहा है। और ये 4th जो सीरीज है 12 फरवरी से 16 फरवरी 2024 में। तो आप इसमें गोल्ड खरीद सकते हैं, ठीक है, और अपना पैसा सेव कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत ने दाल की कीमतों को स्थिर करने के लिए उद्देश्य से पीली मटर के आयात पर शुल्क प्रतिबंध कब तक हटा दिया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 31 दिसंबर 2023, 31 मार्च 2024, 1 अगस्त 2024, 31 मार्च 2025। बताइए इसका आंसर क्या है? पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि दाल की कीमतों को स्थिर करने के लिए ना ज्यादा महंगाई हो पाए, मतलब ज्यादा महंगी भी दाल नहीं हो पाए, ज्यादा लो भी ना चली जाए, ठीक है। तो एक उसके लिए क्या होना चाहिए, भारत पर पहले स्टॉक होना चाहिए, दाल का एक पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए, तब ये दाल की कीमत स्थिर हो पाएगी। तो ऐसा करने के लिए इस उद्देश्य से जो पीली मटर है उसको हम दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, उस पर हमने शुल्क हटा दिया है, जिससे से ज्यादा मात्रा में दाल आ सके और हम उसका जो दाल है हमारे भारत में उसकी जो रुपए हैं वो स्थिर कर सके और उसकी मात्रा स्थिर कर सके। चलिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसको बताइए कब तक हटा दिया गया, ये पूछा गया है, डेट पूछी गई है कि कब तक हटा दिया गया है। बताइए इसका जो आंसर है वो है 31 मार्च 2024। क्या आंसर है? 31 मार्च 2024, ठीक है। ये डेट तक मतलब 2024 मार्च में 31 मार्च तक, मार्च के महीने तक हम जो पीली मटर है वो हम कहाँ कहाँ से मंगाते हैं? अधिकतर रूस और कनाडा से। कहाँ से मंगाते हैं? रूस और कनाडा। हम सबसे ज्यादा पीली मटर रूस और कनाडा से मंगाते हैं, और भी जगह से आती है पर सर्वाधिक मात्रा में रूस और कनाडा से आती है। तो हम जो इस पर जो शिपिंग का जो खर्चा आता है, ठीक है, जो शुल्क लगता है आयात में, वो हम हटा रहे हैं, ठीक है। उस पर हम बिल्कुल शुल्क नहीं लगाएंगे, जिससे ज्यादा मात्रा में वो जो दाल है वो हमारे भारत में आ सके और हमारे यहाँ जो है स्थिर बना रहे, उसका जो माल है दाल है वो स्थिर बनी रहे और उसकी जो कीमत है ज्यादा बढ़ोतरी ना हो और ज्यादा घटा भी ना हो। तो ठीक है, कब तक हटाई गई है, उसका प्रतिबंध कब तक हटाया गया? 31 मार्च 2024, ठीक है, याद रखें 2024 मार्च महीने तक। चलिए ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 4E वेब को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है नितिन गडकरी, दूसरा है पीयूष गोयल, RK सिंह, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या पूछा जा रहा है? 4E वेब, ये पूछा जा रहा है 4E वेब को किसने लॉन्च किया है? ये एक योजना है, परियोजना है 4E वेब, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसमें आपके नाम लिख रहे हैं, बताइए इसका आंसर किसी को पता है तो बताएं। चलिए इसका जो आंसर है वो है श्री RK सिंह। क्या? श्री RK सिंह। ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं? लिख लीजिए, केंद्रीय बिजली, लिख लीजिए केंद्रीय बिजली नवीन एवं नवीनतम ऊर्जा, ठीक है, केंद्रीय बिजली नवीन एवं नवीनतम ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हैं। मंत्री का नाम क्या है? श्री RK सिंह। क्या नाम है? श्री RK सिंह। कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं? केंद्रीय बिजली एवं नवीनतम ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हैं श्री RK सिंह। उनके द्वारा 4E वेब की परियोजना का लॉन्च हुआ है, ठीक है, उन्होंने ये परियोजना लॉन्च की है। और इस कार्यक्रम में कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम लिख लीजिए, वो भी इसमें सम्मिलित थे। इस परियोजना में जब लॉन्च की जा रही थी तो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल, क्या नाम है? मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, ठीक है, उनकी उपस्थिति में ये
परियोजना लागू हुई है। अब ये समझ लीजिए कि ये योजना है क्या? आपने ये देख लिया है कि ये क्या-क्या है, और इनको बताने का मतलब ये नहीं है कि ये उपस्थित थे, ये कोई अहम बात है। उपस्थित अहम बात नहीं है, अहम बात ये है कि आपको इसका ये पता चल गया कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, ठीक है? ये आप विशेष याद रखें, और इससे आपको ये भी पता चल गया कि कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं। अब ये देख लीजिए, फॉर ई वेव जो है, इसका उद्देश्य ये है कि युवाओं के बीच ऊर्जा संरक्षण का विषय रखना, ठीक है? ये युवा जो है इसको संचालित करेंगे। सबसे मेन बात ये है कि इसमें युवा जो है वो नेतृत्व करेंगे। जो वेव है, 4E वेव है, ये आंदोलन है, ये परियोजना है, ये युवाओं द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय आंदोलन है। युवा इसको संचालित करेंगे और ऊर्जा संरक्षण के विषय पर जानकारी देंगे, उसको कैसे हम ऊर्जा को संचरित कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, उसको उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है? आम जन तक पहुंचाना युवाओं का कार्य है, और उस परियोजना का हमने नाम क्या रखा है? 4E वेव। क्या नाम रखा है? 4E वेव, ठीक है? किसकी उपस्थिति में? श्री R.K. सिंह की उपस्थिति में ये लॉन्च हुई है, और उसके साथ मनोज सिन्हा भी वहां पर उपस्थित थे, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मास्टर कार्ड के सहयोग से किस बैंक ने फर्स्ट स्वीप क्रेडिट कार्ड का अनावरण किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, IDFC, फर्स्ट बैंक, BOI, RBI। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा जा रहा है? मास्टर कार्ड के सहयोग से, ठीक है? मास्टर कार्ड के बारे में मैं अभी बताऊंगी। मास्टर कार्ड के सहयोग से किस बैंक ने, बैंक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट स्वीप क्रेडिट कार्ड अनावरण किया है, यानी फर्स्ट स्वीप क्रेडिट कार्ड का निर्माण किया है। किसके सहयोग से? मास्टर कार्ड के सहयोग से स्वीप क्रेडिट कार्ड का निर्माण किया है। किस बैंक ने किया है, ये आंसर आपको बताना है। बताइए इसका आंसर, अगर किसी को पता है तो बताएं। चलिए, इसका जो आंसर है वो IDFC फर्स्ट बैंक। क्या है? IDFC फर्स्ट बैंक। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए पहले इस बैंक का। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ठीक है? कंपनी लगाई जाती है, और इसको आगे क्या लिखेंगे? फर्स्ट बैंक, कंपनी फर्स्ट बैंक, कंपनी फर्स्ट बैंक, ठीक है? इस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से, मास्टर कार्ड क्या है? पेमेंट करने का एक नेटवर्क है, पेमेंट नेटवर्क है। पेमेंट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? भुगतान। आप कोई भी चीज खरीदते हैं या फिर कहीं पे जाते हैं, भुगतान करते हैं ना, तो उसका एक माध्यम है, क्या है? मास्टर कार्ड। ये कोई भी कंपनी अपने द्वारा लॉन्च नहीं करती, ये दूसरों से साझेदारी करती है मास्टर कार्ड, और ये मास्टर कार्ड प्रदान करती है जिससे पेमेंट किया जाता है या भुगतान किया जाता है। ये अत्यधिक डिजिटल है, अत्यधिक डिजिटल माध्यम है मास्टर कार्ड। उसी के सहयोग से किस बैंक ने? IDFC बैंक ने स्वीप क्रेडिट कार्ड अनावरण किया है, यानी उसका निर्माण किया है। बैंक का आप विशेष नाम याद रखेंगे। मास्टर कार्ड के सहयोग से स्वीप क्रेडिट कार्ड का निर्माण किया है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला संस्करण, दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण, चौथा संस्करण। बताइए क्या है? क्या किस रिपोर्ट के उसमें? स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है उसका कौन सा संस्करण है? आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बताइए इसका आंसर क्या है? ये इसका कौन सा संस्करण है अभी जारी किया गया है? बताइए। चलिए, इसका जो आंसर है वो है तीसरा। इसका क्या आंसर है? तीसरा संस्करण उसमें लॉन्च होगा, या तीसरा संस्करण की ये रिपोर्ट आएगी। आप देखिए, ये समझ लीजिए, ये जो है, ये जो रिपोर्ट है वो ये जो संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। आप सभी को मैंने पढ़ाया था कि जलवायु
जलवायु की जो बढ़ोतरी हो रही है ना, जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। मैंने आपको बताया जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है, उसके लिए है हम कॉप 28 जो हम सम्मेलन कराते हैं, कॉप 28 जो सम्मेलन कराते हैं, वो 28 वाला वो कहाँ पे हुआ था, मुझे अभी कमेंट में आप सब लिखेंगे, ठीक है? आप सब कमेंट में लिखेंगे क्योंकि हमने ये पहले पढ़ लिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा, एक बार और रिपीट करती हूँ, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हम जो जलवायु परिवर्तन के लिए कॉप जो सम्मेलन स्थापित करते हैं या मंच प्रदान करते हैं कॉप सम्मेलन करके, उसका जो 28 वाला जो कॉप 28 का सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, आप कमेंट में इसका जवाब देंगे, ठीक है? और हमने आगे भी पढ़ लिया, कॉप 33 भी पढ़ लिया, पर मैं आपसे कॉप 28 के बारे में पूछ रही हूँ, आप मुझे बताएंगे ये कहाँ पर हुआ था, ठीक है? तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो कॉप जो 28 वाला जो सम्मेलन हुआ था, ये मैं नहीं बताऊंगी कहाँ पे हुआ था, इसमें ये बात निकली थी कि इस रिपोर्ट को हम जारी करेंगे, ठीक है? ये कॉप 28 में इस बात की घोषणा हुई थी कि हम किसको, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट को हम लॉन्च करेंगे। तो अब हम लॉन्च करते करते तीसरे संस्करण तक आ गए हैं। कहाँ तक आ गए हैं? तीसरे संस्करण तक आ चुके हैं। और ये सबको आपको पता है, कॉप 28 जो है पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन होता है और इसमें विशेषतः जलवायु परिवर्तन की बात होती है। आप सभी को समझ में आ गया होगा? चलिए, कमेंट में जरूर लिखेंगे आप। चलिए, हाल ही में किस देश की सेना ने एशियन महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है रूस, दूसरा है अमेरिका, फिर तीसरा है भारत, चौथा है भूटान। बताइए, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, किस देश की सेना ने आपसे देश की पूछ रहा है, कौन से देश की सेना ने एशियन महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया है। ये एक अभ्यास है, किस देश ने ये आयोजित किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर है वो है भारत। क्या आंसर है इसका? भारत। देखिए, जो ये जो टेबल टॉप जो अभ्यास है, वो एशियाई महिला जो शांति सैनिक है उनके बीच ये आयोजित हो रहा है। महिला सैनिक है उनके बीच आयोजित हो रहा है। एशिया के आप जानते हैं ना, एशिया, और ये भारत ने ये निर्णय लिया है कि जो दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, ठीक है, दक्षिण नीचे और पूर्वी जो एशिया है, उनके बीच में आपने आसियान नाम सुना हो, आसियान नाम सुना है ना, कुछ देशों का संगठन आसियान, ठीक है, आसियान नाम आपने सुना होगा, ये कुछ देशों का संगठन है, ठीक है। इसके कुछ देश, इसमें लगभग शायद आई थिंक 10 देश सम्मिलित हैं। ये देशों की संख्या कभी बढ़ती रहती है, कभी घटती रहती है, पर इसमें तो अभी कमी है, 10 देश इसमें सम्मिलित है। इसके कुछ देश मतलब जो दक्षिण और पूर्व एशिया के कुछ देश मिलकर और भारत के साथ मिलकर ये अभ्यास करेंगे। कौन से सैनिक है? एशिया महिला शांति सैनिकों के बीच कौन सा अभ्यास होगा? टेबल टॉप अभ्यास। टेबल टॉप अभ्यास क्या होता है? ये एक गेमिंग अभ्यास है। गेमिंग अभ्यास यानी क्या कि सामने वो सैनिक होंगे, उनके सामने एक गेम चलेगा, उनको ये परिचालन करना पड़ेगा उस गेम का। वो देखेंगे कि उसमें क्या क्या, मतलब वो देखेंगे कि मतलब कैसे युद्ध किया जाता है, सामने वाले से कैसा वार हो रहा है तो हम उसका कैसे वार करें, मतलब मानसिक रूप से आपको तैयार किया जाता है कि ऐसे भी वार होते हैं, आपको ऐसा भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि टेबल टॉप अभ्यास क्या होता है। किस देश की सेना ने? भारत की सेना ने ऐसा किया है। अगर मैं आपको लगता है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, थोड़ी सी आदत बीच में भूल जाती हूँ, जल्दी जल्दी बोलने लगती हूँ, तो आप मुझे बता दिएगा कमेंट में कि आप जल्दी बोलती, थोड़ा सा मैं स्लो बोल दिया करूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्यों ललित भैया, हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं? नहीं ना, नॉर्मल। चलिए, 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। कानपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या पूछा जा रहा है? क्यूएस स्थिरता रैंकिंग, ये एक रैंकिंग है जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगी। उस रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय फर्स्ट नंबर पर रहा है? ठीक है, भारत का पूछ रहे हैं, भारत में कौन सा जो विश्वविद्यालय है वो फर्स्ट नंबर पर रहा है, आपसे पूछ रहे हैं। ये भारत के पूरे विश्वविद्यालयों का नाम है, कॉलेज का नाम है, बताइए इसका आंसर क्या है?
चलिए, इसका जो आंसर है वो दिल्ली विश्वविद्यालय। क्या है? दिल्ली विश्वविद्यालय। पहले आप ये समझ लीजिए ये कौन सी रैंकिंग में भारत का स्थान आया है। क्यूएस स्थिरता रैंकिंग। क्यूएस स्थिरता रैंकिंग उन सभी पूरे भी जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी देशों के कॉलेज हैं, उन देशों में जो भी शिक्षा का स्तर है, खोजों का स्तर है, उस कॉलेज से कितने बच्चों को रोजगार दिया जा रहा है, इन सबको संकलित करके पूरा एक रिजल्ट निकाला जाता है। जिसका भी स्कोर ज्यादा होता है उसको फर्स्ट रैंक पर रखा जाता है। आप इस रैंकिंग में ये अमेरिका सहयोग करता है। इस रैंकिंग को अमेरिका संचालित करता है। क्या नाम है? क्यूएस स्थिरता रैंकिंग। क्या है? क्यूएस स्थिरता रैंकिंग। ये विश्वविद्यालयों को रैंकिंग करता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पढ़ाने का एक सेंस रहता है। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, तो आप ये समझिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब ये वाला जो है क्यूएस स्थिरता रैंकिंग, अब कहीं पे पढ़ा आपको, कहीं ने कहीं आपने पढ़ा तो आपको बिल्कुल क्लिक हो जाना चाहिए। ये रैंकिंग विश्वविद्यालय को दी जाती है, कॉलेजों को दी जाती है। ऐसे क्वेश्चन पढ़े जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने रट लिया कि ये वाला क्वेश्चन ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और उसको समझो। चलिए, तो जो हमारी रैंकिंग 100 तक जो रैंकिंग थी उसमें भारत का एक भी नाम नहीं था। पर इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, भारत का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 100 तक कोई रैंक नहीं है भारत की, पर भारत में जो फर्स्ट नंबर पे है वो है दिल्ली विश्वविद्यालय। और 3 और 2 और हैं, आप लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर पर है भारत की बोली जा रही, ऑल रैंकिंग की बात नहीं कर रहे। ठीक है, पूरे विश्व के कॉलेजों की बात नहीं चल रही, यहाँ सिर्फ भारत की बात चल रही है। तो फर्स्ट नंबर पे भारत में है दिल्ली विश्वविद्यालय, और जो दूसरा है वो है आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई लिख लो, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास। तीसरे नंबर पे क्या है? आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, ये तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है? दिल्ली विश्वविद्यालय। दूसरे नंबर पे आईआईटी बॉम्बे, फिर तीसरे नंबर पे आईआईटी मद्रास। ये भारत के जो रैंकिंग पाने वाले हैं उसमें भारत के 3 कॉलेजों का नाम है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर दिल्ली है। चलिए, और मैंने आपको बता दिया ये अमेरिका इस रैंकिंग को प्रदान करती है। ये अमेरिका की रैंकिंग है और ये विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। चलिए, 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल स्टूडेंट फंड दुगना किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा। बताइए क्या पूछा जा रहा है? इंटरनेशनल स्टूडेंट फंड दुगना कर दिया है, मतलब फंड की बात चल रही है, वो ज्यादा कर दिया है। वो किस देश ने किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है कनाडा। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो फंड है वो दुगना कर दिया है, किस देश ने? कनाडा ने। अब जो बाहर से आने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो दूसरे देश में पढ़ने जाते हैं, उनको रहना, खाना, पढ़ना सब महंगा हो चुका है। दुगना कर दिया मतलब डबल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हर हर देश उसको कम करता है कि बाहर से स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ने आए, पर कनाडा ने उल्टा किया है, उसको दुगना कर दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है उसकी दुविधा बढ़ चुकी है, और इसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, बस इतना ही। चलिए, हाँ हाँ, स्कॉलरशिप भी होती है, छात्रवृत्ति, ये सब चीज़ें, मतलब पूरा पूरा ऑल ओवर मिला के, मतलब उसको रहना खाना सब महंगा पड़ जाएगा, छात्रवृत्ति भी कम, सब कुछ कम होगा। तो कनाडा ने इसको दुगना कर दिया, बढ़ा दिया। ये डॉलर, ये पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मतलब अपन को उससे मतलब ही नहीं है इतना तो। चलिए, चलो, नवा क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के लिए किस बैंक ने, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, एक्सेंचर के साथ समझौता किया है। कल ही क्वेश्चन पढ़ा है ये तो हमने। क्या पूछा जा रहा है? डिजिटल परिवर्तन पढ़ा है, इसका कमेंट आप मुझे, आंसर भी नहीं बताऊंगी इसका तो, क्योंकि कल ही तो पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट में देंगे। ठीक है, गलती से इसमें दोबारा से आ गया। ठीक है, इसका आंसर सभी आप मुझे देंगे। कल ही पढ़ा है, डिजिटल परिवर्तन के लिए आपने एक्सचेंजर के साथ समझौता किया है, किस बैंक ने किया है? इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, अरे आंसर चलिए, हालांकि बच्चे तो वैसे भी बहुत समझदार होते हैं, यहाँ नहीं बताऊंगी तो वो तो पिछली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, कोई ना, पर फिर भी जो मतलब जो लोग सीरियस होके पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से आंसर दें और उनको पता भी होगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा सुचित्वा धीरम परियोजना शुरू की है? क्या पूछा जा रहा है? किस जिला प्रशासन द्वारा, ठीक है, किस जिला प्रशासन द्वारा सुचित्वा धीरम, सुचित्वा धीरम एक परियोजना है वो लागू की है। अब इसके ऑप्शंस आप देख लीजिए, कोझिकोड, पुणे, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए, थोड़ा नाम से थोड़ा बहुत शायद आपको समझ में आ रहा हो। बताइए ये परियोजना कहाँ पर लागू की गई है? चलिए इसका जो आंसर है वो कोझिकोड। कहाँ है कोझिकोड? ये कहाँ पे? केरल में। कहाँ पर? केरल, ठीक है। वहां पर हमने कौन सी परियोजना लागू की है? सुचित्वा धीरम। क्या की है? सुचित्वा धीरम। इसका उद्देश्य सुन लीजिए, इसका उद्देश्य ये है, इस परियोजना का उद्देश्य ये है कि समुद्र तट पर जितनी भी गंदगी हो रही है, उनका उद्देश्य ये है कि समुद्र तट पर जितनी भी गंदगी हो रही है, जो चीज ध्यान नहीं देते हैं समुद्र तट की जो गंदगी पर कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको रोकना है, ठीक है। और ये संचालित जो हो रहा है वहाँ के आसपास के वैज्ञानिकों के द्वारा और प्रशासनिक वहाँ पर जो भी सरकार है, जिला सरकार है, वहाँ के द्वारा ये परियोजना चलाई जा रही है। क्या नाम है? सुचित्वा धीरम। क्या है? सुचित्वा धीरम। केरल में ये स्थापित होगी, वो भी कहाँ पर? कोझिकोड में। समुद्र की जो गंदगी है उसको हटाने के लिए क्रियान्वयन किया जा रहा है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आपसे क्या पूछा था मैंने? ये हॉट कुक्ड मील जो थी ना, मैंने आपसे वही पूछा था उत्तर प्रदेश का, तो इसका आंसर क्या था? उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया, ठीक है। देखिए ये मैंने आपसे बोला था ना, ये 3 से 6 वर्ष के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है ये आंगनबाड़ी में चला जाएगा। ये स्कूलों में नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र अलग होते हैं और स्कूल अलग होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल अलग होते हैं और आंगनबाड़ी अलग होती है। जैसे अपने स्कूलों में जो है ना वो मिड डे मील, उसको उसका नाम बदल के हमने क्या कर दिया? हमने नाम पढ़ा था पोषण योजना, पढ़ा था ना पोषण योजना। मिड डे मील का नाम बदल के हमने पोषण योजना कर दिया था। वो सरकारी स्कूलों में चलती है और ये कहाँ पे चल रही है? उत्तर प्रदेश में। इसी मिड डे मील की जो यह पोषण योजना के तहत ही हमने आंगनबाड़ी में गरम गरम खाना देने की योजना शुरू की है। कच्चा खाना अब वहाँ नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश में सभी को गरम पका के वो खाना दिया जाएगा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है। चलिए आज का क्विज देखते हैं। देखिए बहुत लोगों ने सही आंसर दिए थे, बहुत लोगों ने सही आंसर दिए थे, और कुछ लोगों ने जो क्वेश्चन मैंने बोले थे उसका भी आंसर सही दिए थे। जैसे मैंने आपसे ये पूछा था कि पाकिस्तान के वो जो चौथे व्यक्ति, उनका नाम तो आपको बता ही दिया था भारत के, और 3 व्यक्तियों के नाम और बताइए, तो सभी ने अच्छा लिखा। पर कम लोगों की कमेंट आए, पर जितने लोगों ने दिए वो बहुत अच्छे दिए। क्रम क्रम व्यवस्थित बहुत अच्छे तरीके से आपने आंसर दिया। वो दिलीप कुमार को मिला था, मोरारजी देसाई को मिला था, सैयद अली जी को मिला था। आप सभी ने सही आंसर दिया, आप सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो क्विज है, आप सभी उसका आंसर देंगे। चलिए 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो श्रेणी में श्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये आपके लिए क्विज है, अब आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। ये हमने कभी पढ़ा नहीं है अभी तक करंट अफेयर, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन है, तो आपका ये रिवीजन नहीं है, इसका आप आंसर मुझे कमेंट में देंगे। चलिए कल मिलते हैं। सभी लोग करंट अफेयर लिखें, ठीक है। सभी लोग करंट अफेयर लिखें, और लिखने से ही मतलब नहीं है, सभी लोग याद करें। पूरा करंट अफेयर याद चाहिए, ठीक है। कल लिखा भी चाहिए और याद भी चाहिए। चलिए उसी के साथ राधे राधे, कल मिलते हैं।